हेलो एवरीवन। जैसे कि हम अभी कुछ दिनों से एक्सेल में सीख रहे हैं और उसकी इन डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं ताकि हम इसमें एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकें, तो हम इन चीज़ों को और भी अच्छी रीति से कैसे सीखना है और क्या करना है, किधर से हमें क्या चीज़ें उठानी है और किधर से हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, इन्हें भी हम सीख रहे हैं। पिछले हमने वीडियो में देखा था कि हम जो अपना फॉर्मूलाज हैं, जो अपने शब्दों को सही करने के लिए, शब्दों को काउंट करने के लिए, उन पे कैलकुलेशंस करने के लिए, माइनस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज का हम इस्तेमाल आगे भी करेंगे, पर उनमें हम कुछ नई चीजें और एक छोटा सा ट्विस्ट जरूर डालेंगे, जिससे हम और अच्छी रीति से अपने डेटा को प्रिडिक्ट कर सकें या दूसरे के सामने बता सकें। और ये हमारी हेल्प करता है अपने डेटा को अच्छी रीति से दूसरों के सामने शो करने में, और हमें जो भी रिजल्ट निकालना होता है वो भी आसानी से निकल जाएगा। और हम और भी 2-3 चीजें देखेंगे जो हमने पिछले पीपीटीज या पिछले स्लाइड्स में से मिस कर दी हैं, तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे और आप उन चीजों को दोबारा देख पाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। और अब हम शुरू करते हैं। मैं ईरा लायल डिजीमीट इंडिया के ओर से आपको एक्सेल एडवांस सिखा रही हूँ, और हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को और अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, ताकि जो भी हम बनाएं या जो भी हम क्रिएट करें वो हमारी शीट पे अच्छा लगे और हम उसका एक रिजल्ट निकाल के किसी को दे सके, उसकी कोई यूजफुलनेस हो। अगर हम ये सब करेंगे और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, किसी काम नहीं आएगा वो, तो फिर वो हमारे किसी काम की चीज नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इन सब चीजों को सीख कर हम ये बस अपने जो कैलकुलेशंस हैं उनको और अच्छे बना रहे हैं, और ताकि हमारा जो भी रिजल्ट निकले वो बिल्कुल एक्यूरेट निकले, और कुछ भी हमारे जो मिस्टेक्स होती है छोटी मोटी जो हम नॉर्मली करते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, वो एक कंप्यूटर इतनी मिस्टेक्स नहीं करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम पुराने वर्कबुक को या पुराने वर्कबुक से डेटा अपने शीट में कैसे लाएं। मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है कि हम अपने शीट में डेटा कैसे ला सकते हैं। हमने अपने सेकंड या थर्ड एपिसोड में इसको डिस्कस किया होगा कि हम डेटा को कैसे लाएंगे। हम इंसर्ट में हम गेट डेटा के लिए जाएंगे, जो हमें मिलेगा डेटा बॉक्स में, या डेटा रिबन के अंदर हमें मिलेगा गेट डेटा। हम उसमें जाएंगे, उसमें सिलेक्ट करेंगे वर्कबुक। और जब हम वर्कबुक पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स। और जब इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स आता है तो हम इसमें अपना डेटा सिलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करके उसको अपने फाइल में ला सकते हैं। आज जो हम अपना डेटा लेंगे वो एक दूसरे तरीके से होगा, विच इज कोई और फाइल, जैसे कि CSV या टेक्स्ट फाइल या PDF वगैरह जो हम यूज करते हैं, उन सब फाइल्स को भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। और हम उसको भी देखेंगे कि कैसे उन्हें भी ऐड करना है। तरीका सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंस रहता है। उसके बाद जो हमारा डेटा है हम उसको जब इंपोर्ट करने के लिए लाते हैं, इंपोर्ट आपने देखा होगा पिछले उसमें इंपोर्ट डेटा करके आया था, हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो क्या आता है, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है जो आपके पास भी आया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक शीट जो सिलेक्टेड है, जो आप देख सकते हैं डमी सेट में एक ही शीट है, तो हम इस एक शीट को क्लिक करते हैं और लोड पे क्लिक कर लेते हैं। आज मैं आपको वो फाइल अपलोड करके दिखाऊंगी जिसमें एक से ज्यादा शीट्स हैं। तो हम उसमें क्या करें, एक शीट को ऐड करने के लिए उसमें एक शीट ऐड कर लें, जो भी हमें अपनी शीट यूज करनी है उसको हम सिलेक्ट करें, लोड करें। आप अपनी शीट का प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने शीट 1 सिलेक्ट किया हुआ है तो हम अपनी शीट 1 का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। आपको देखना है अपना डेटा, आप स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए, और यही अगर आपका डेटा है तो आप इसको लोड करके अपने फाइल में अपलोड कर लीजिए। उसके बाद जब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और लोड कर लेते हैं तो हमारा जो फाइल है वो कुछ इस रीति से सेट होके आता है। बाकी जो टेबल के अकॉर्डिंग उसको अपनी जगह मिलती है वो अपना सेट कर लेता है, और कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक टूल और एक सॉफ्टवेयर है जिसे हमें गाइड करना पड़ता है।
एक टूल हमें सजेशंस देगा चीजें करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उन सजेशंस को फॉलो करके चलें। हमारा अपना हम माइंडसेट यूज करें और उसको इधर पे इस्तेमाल करके हर एक डेटा को अपने अनुसार चलाएं, ना कि डेटा के अनुसार चलाएं। अगली चीज, हमने 3 फॉर्मूलाज देखे थे, आज हम 3 और फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कुछ नई चीजें भी हम सीखेंगे जिससे हम अपना डेटा नीट कर सकते हैं या क्लीन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं डेटा की। तो एक जरूरी फॉर्मूला जो हमें हेल्प करता है कैलकुलेशंस में वो है काउंट इफ। हमने काउंट ए सीखा था। काउंट ए में क्या होता है कि हम शब्दों को, कितने लोग हैं या कितनी अल्फाबेट्स या कितने वर्ड्स हैं हमारे पूरे टेबल में, हम उनको एक एक करके हर कॉलम में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पूरी टेबल में यहाँ पे 10 लोग हैं, तो इक्वल टू काउंट लगा के, काउंट ए लगा के मैं चेक कर सकती हूँ कि ये 10 लोग हैं, कितने लोग हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं नेम्स भी क्लिक करूंगी तो वो मुझे बताएगा कि 11 है, जबकि हम 11 नहीं है, वो 10 लोग हैं और 11 क्या है, ये हेडिंग उसकी। तो हम ये अपनी टेबल में अकॉर्डिंगली सेट करें। काउंट इफ को हम कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना क्राइटेरिया सेट किया है। ये मैं अपनी टेबल से अलग जाके सेट कर रही हूँ। अलग जाके क्यों सेट कर रही हूँ? ताकि कल को मैं अपनी टेबल में जरा भी कुछ चेंजेस करती हूँ उससे मेरे डेटा पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्राइटेरिया सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने इधर पे ही काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। मेल और फीमेल का क्राइटेरिया सेट किया हुआ मैंने, मेरे लिस्ट में मेल और फीमेल का क्राइटेरिया है, तो मैं इक्वल्स टू करूंगी। इक्वल टू के बाद लिखूंगी काउंट, और जब मैं उसमें काउंट लिखती हूँ ना तो नीचे ऑप्शंस आते हैं। तो इसी रीति से जब मैं काउंट पे क्लिक करूंगी तो काउंट इफ का ऑप्शन भी आएगा मेरे पास। मैं काउंट इफ को क्लिक करूंगी, टैब सिलेक्ट करूंगी, और फिर टैब के बाद मैं इस क्राइटेरिया में से, वो मुझसे पूछेगा पूरा डेटा सिलेक्ट करो। ठीक है, तो पहले मैं डेटा सिलेक्ट करूंगी, टैब के बाद मैं पूरा डेटा, आप देख सकते हैं यहाँ I4 से लेके I13 तक का डेटा सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करूंगी। तो क्राइटेरिया मेरा हैगा यहाँ से, अगर मुझे मेल का काउंट चाहिए तो मैं मेल सिलेक्ट करूंगी और एंटर दबा दूंगी। और इस वाले में मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगी, डेटा सिलेक्ट करूंगी, फिर क्राइटेरिया में फीमेल लिख के एंटर कर दूंगी। तो मुझे बकायदा वो बता देगा कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, और इसमें मुझे बार बार अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है कि 1 2 3 4 मेल हैं और 7 मेल हैं एक एक करके, और बीच में जो फीमेल है उनको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी वो डायरेक्टली मुझे रिजल्ट दे देगा और मुझे ज्यादा इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फॉर्मूला जो आज हम सीखने वाले हैं वो है सम इफ। सम इफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इफ मतलब होता है एक वजह या कोई कंडीशन देना जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो क्राइटेरिया, कंडीशन और वजह, ये तीनों एक ही हैं। तो हम जब क्राइटेरिया सेट करते हैं तो एक वजह देते हैं कि अगर ये है तो इसका क्या आंसर आएगा, ऐसे करके। तो अगर हम वजह देंगे तो हमें इफ का यूज करना पड़ेगा। सम में, काउंट में, या ये दोनों फॉर्मूलाज में इफ का हमें यूज करना पड़ेगा। इज इक्वल टू सम लिखेंगे, इफ लिखेंगे, इफ इज फॉर कंडीशन और क्राइटेरिया, तो हम सम इफ, और फिर क्या करेंगे, हमसे वो बोलेगा अपना डेटा सिलेक्ट करो, तो हम अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद वो हमसे पूछेगा क्राइटेरिया बताओ। हर इफ कंडीशन में आपको क्राइटेरिया पूछा जाएगा, तो उसमें भी क्राइटेरिया ही लिखाएगा। जब हम अभी करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्राइटेरिया है, 2500 से ज्यादा जितने भी नंबर हैं उनका सम चाहिए मुझे। तो 2500 से जितने भी ज्यादा नंबर्स थे उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं सम आ गया है, और 2500 से कम जितने नंबर हैं उनका कैलकुलेशन या सम मुझे यहाँ पे चाहिए। सम मतलब टोटल। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो इनका आंसर वही आता है जो यहाँ पे सारे नंबर्स का टोटल आता है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि 2500 से ज्यादा किसने दिया, 2500 से कम किसने दिया, और मैं अपना टोटल भी निकाल पाई। तो मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकती हूँ और कुछ भी चीजें मुझे पता करनी है मैं इनको सॉल्व करके निकाल सकती हूँ। और ध्यान रखें कि आप अपना क्राइटेरिया हमेशा टेबल से अलग रखें, वरना आपके टेबल में जरा भी फर्क आएगा तो आपका क्राइटेरिया में प्रॉब्लम आएगा और आपका डेटा शिफ्ट हो जाएगा, आंसर्स अलग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गलती सुधारने के लिए और भी हम चीजें देखेंगे। एक चीज मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट डे कर रहे थे कि एडिटिंग में हमने
सॉर्ट एंड फिल्टर यूज किया था, हमने ये वाला देखा हुआ है चीज जो ऑटो सम और कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज के लिए यूज होता है। आपको होम मेन्यू पे भी काफी चीजें मिल जाएंगी और कुछ चीजें आपको अंदर जाके सर्च करनी पड़ेगी। और ये क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, जो भी आपने एडिटिंग करी है अपनी फाइल में उसको क्लियर करने के लिए आप ये यूज करते हैं। अब इसमें आपने ये सिंबल देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास का, इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि अगर हमने कोई गलती की है और अगर हम उसकी स्पेलिंग सुधारना चाहते हैं तो हम पहली तो चीज अपने रिव्यू बटन पे जाके या रिव्यू रिबन में जाके सिलेक्ट करके ABC स्पेलिंग, अपनी स्पेलिंग सही कर सकते हैं। दूसरा तरीका, मान लीजिए मैंने किसी का एड्रेस लिखा और वो उसका सही एड्रेस नहीं है, मुझे उसका एड्रेस चेंज करके नया एड्रेस लिखना है। तो उस नए एड्रेस को लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, फाइंड एंड रिप्लेस में जाऊंगी, मतलब फाइंड एंड सिलेक्ट पे क्लिक करूंगी। फाइंड एंड जब सिलेक्ट पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है वो आपसे पूछेगा, तो आप उसमें अपना लिखेंगी। अब मुझे दिल्ली ढूंढना था, मुझे उसकी लोकेशन चेंज करनी, वो दिल्ली में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है, झांसी में। तो मैं उसकी लोकेशन चेंज करना चाहती हूँ, मैं सर्च करूंगी दिल्ली, तो फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है, दिल्ली। मैं उसको बोलूंगी दिल्ली ढूंढो और मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो मुझे दिल्ली पे क्लिक करके देगा। ये जो सिलेक्टेड है ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ये मुझे कंप्यूटर ने सिलेक्ट करके दिया, ये आप अभी देखने पाएंगे। उसके बाद मुझे रिप्लेस करना होगा, तो ये पहले फाइंड पे सिलेक्टेड है, उसके बाद मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर मैं दिल्ली की जगह क्या लिखना चाहती हूँ, झांसी। और जब मैं झांसी पे क्लिक करूंगी तो ये रिप्लेस होने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर मैं उसको रिप्लेस करके अपना डेटा करेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का नाम लिखा और आपके कीबोर्ड से कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, आपने एक ही जगह यू लिख दिया, तो उस यू को भी रिप्लेस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी आपकी फाइल में यू है सब रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप उन्हें रिप्लेस करें तो ध्यान से रिप्लेस करें। अगली चीज अंडू एंड रीडू, ये हम डे 1 से करते आ रहे हैं और ये आपको रिवाइज कराने के लिए भी रखा था मैंने कि हम बार बार इस चीज में परफेक्शन पा सके। कई लोग भूल जाते हैं अंडू का, आज हम इनकी शॉर्टकट कीज भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा अंडू का बटन है वो कहाँ पे मिलता है हमको, टाइटल बार में सेव के जस्ट बगल में। ऑटो सेव का ऑफ एंड ऑन बटन है, उसके बाद सेव बटन है और फिर है हमारा अंडू बटन। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती से मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा था उस जगह मैंने कुछ अननोन वर्ड्स लिख दिए हैं, तो मैं क्या करूंगी, अंडू बटन पे क्लिक करके उसको वापस नॉर्मल करूंगी। और अगर मैंने जो नई चीज लिखी है मैं चाहती हूँ वही रहे, मैंने जो पुराना अंडू करके खराब कर लिया है उसको मैं नहीं चाहती वैसा हो, तो मैं रीडू भी कर सकती हूँ इन चीजों। तो जो हम अंडू करते हैं उसे हम रीडू भी कर सकते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपनी गलती को सुधारने के लिए अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज, डेटा को आसानी से भरने के लिए। डेटा को हम भरते कैसे हैं, सिंपल चीज है, आप अपने इस पे क्लिक करें और डेटा को सिलेक्ट करें और उसे नीचे तक पुल कर दें। हमने वर्ड्स में देखा है, शब्दों में देखा है कि हमने अगर एक ही शब्द लिखा है यस नो यस नो यस नो, तो अगर हम उसको यस 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 लिखा है हर जगह और अगर हम उसको पुल डाउन करेंगे तो वो नीचे तक पूरा ही यस लिखता चला जाएगा। लेकिन नंबर्स के साथ ऐसा नहीं होता। नंबर्स में एक सीक्वेंस होता है, हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक ऐसे ही जाने वाला है। हमें मालूम है 0 के बाद 1 2 3 4 आएगा, हमें मालूम है 10 के बाद 11 12 13 14 आएगा। वैसे ही कंप्यूटर को भी मालूम है कि 10 के बाद 11 12 13 14 आएगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 आएगा, तो ये चीज उसे याद रहती है। तो जब हम 1 2 3 4 ही लिखते हैं सिर्फ केवल, और अगर हम पूरा डेटा सिलेक्ट करें और हमें कम से कम 500 नंबर्स लिखने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा सिलेक्ट करके ये छोटा सा बॉक्स जो आपको दिख रहा है इसको क्लिक करके नीचे पुल कर सकते हैं और हमारा जो पूरा डेटा है वो नंबर वाइज कंटिन्यूसली लिखता चला जाएगा। आप 500 डेटा डालना चाहे या 1000 नंबर्स लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इसमें और भी हमें सजेशंस मिलेंगे, पर जैसा कि मैंने आपको बताया हमें टूल को इस्तेमाल करना है, लेकिन टूल को हमें इस्तेमाल करने को नहीं देना है। वो हमें सजेस्ट करेगा कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, पर वो चीज हमें नहीं होने देनी है। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ताकि हम टूल को अच्छी रीति से समझ सके और यूज कर सकें। तो आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे और मैं आपके साथ अपनी एक्सेल फाइल शेयर करती हूँ। ये हमारी एक्सेल फाइल है जिसपे हम डे 3 का काम करा हुआ है जिसपे हमने, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना आगे का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कवर करना चाहती हूँ। अगर हमें न्यू फाइल खोलनी है और अगर हमें उसमें ऑलरेडी कैलकुलेशंस चाहिए पहले से सेट हो,
हम नहीं चाहते कि वो फाइल हमारी अलग तरीके से हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक वर्कबुक के अलावा और भी इसमें ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रिपोर्ट, मनी इन एक्सेल, लोन कैलकुलेटर, टाइम कार्ड, ये सारे हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं ताकि हमारे काम आ सके। इसके आप नीचे भी देख सकते हैं और भी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आप कैलेंडर, इलस्ट्रेशन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा ताकि आप सेट कर सके अपना काम करने के लिए। ठीक है, लिस्ट के लिए आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो भी चीजें हैं वो आपको ढूंढ के देगा। आपका अच्छा नेट होना चाहिए तभी आपको ये सब चीजें मिलेगी। तो आप अपना ये ऐसे टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। ठीक है, बैक बटन पे जाके आप नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कैलेंडर्स बनाने, तो आप टाइम टेबल बनाना है तो आप कैलेंडर पे क्लिक कर सकते हैं और कैलेंडर में आपको वो ऐसे मिल जाएगा करके। अब आप इसमें से कोई भी अपना एक सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये जो कैलेंडर है वो हमारे फाइल में क्रिएट होके आ जाएगा। अब इसमें आप अपनी डेट्स डाल सकते हैं। जैसे आज की डेट क्या है, 26, आज की डेट 26 है। आज मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मुझे क्या काम करना है। आज हमारी DDTT की 4th क्लास, ऐसे करके हम अपना कैलेंडर ये टाइम टेबल्स बना के किसी को भेज सकते हैं। तो एक्सेल हमारी इसमें भी काफी हेल्प करता है। बस यही मुझे आज आपको बताना था, जो हमने पुरानी स्लाइड में एक्चुअली मिस कर दिया था और हम इसको कवर करना चाहते थी, तो हमने ये चीज आपको दिखा दी है। और आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने जब कैलेंडर सेलेक्ट किया तो उसने मुझे मंथली वाइज कैलेंडर्स बना के दिए हैं हर मंथ के लिए। देखिए, अब मैं इसमें कलर वलर सब मुझे उन्होंने सेट करके दिए हैं। मैं चाहे तो इसमें अपने बस डेटा डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम टेबल बना के देना है किसी को और मैं कैलेंडर का यूज करना चाहती हूँ, तो मैं इसका सिलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे अपना डेटा डाल सकती हूँ। पहले मंडे को हमारी क्लास होगी एक्सेल की, ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी पावर पॉइंट की, ठीक है, थर्ड डे हमारी पब्लिक स्पीकिंग की। तो ऐसे करके हम अपना टाइम टेबल बना के क्या प्रिंट करके लोगों को दे सकते हैं। या ये कैलेंडर्स आप हॉलीडेज के लिए भी, अपने बुक मार्क्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो आपके आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर का, और या जो भी चीजें हैं, आपको कोई ऐसा फॉर्मेट चाहिए बना बनाया तो वो भी आपको एक्सेल पे मिल जाता है। तो आप इन चीजों को खुद भी करके देख सकते हैं। अब हम अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे नए तरीके से। ठीक है, सॉरी मैं डिलीट कर दूं। क्या करेंगे, हम अपने डेटा में जाएंगे, एक ही कॉलम है हमारा डेटा वाला, डेटा पे जाएंगे और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे करने के बाद फ्रॉम फाइल, अब हमने वर्कबुक तो ऑलरेडी हम एक बार ऐड करके जो देख चुके हैं, अब हम एक बार CSV ऐड करके देखते हैं। CSV इज जस्ट लाइक एक्सेल, बस उसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम CSV पे क्लिक करेंगे, वो उसी रीति से जैसे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता था, उसी रीति से एक हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा और हम उसमें से अपना CSV फाइल सिलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर सकेंगे। और इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज, जैसे हम वर्कबुक से फाइल इंपोर्ट करते हैं उसी रीति से हम CSV से भी फाइल इंपोर्ट कर पाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट डेटा करके फाइल खुला। 5 डे कोर्स में जाऊंगी, आप ये देख रहे हैं इसका एक्सटेंशन क्या है, .csv। ये एक्सेल फाइल ही होती है बट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम इसको क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, तो इसका जो भी डेटा है वो क्या होगा, हमारे फाइल में आ जाएगा। और जो भी हम पुराना डेटा होता है हमारा वो भी हम देख पाते हैं इनमें कि कैसे हमने उनको लिया था अपने स्क्रीन में और सारा। अब हमारे सामने जो लोड का या नेविगेटर का बॉक्स आएगा, ये आप देखिए, ये मैंने CSV लिया है। इसमें क्या है, मुझे शीट्स का ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, लिमिटेड है ये, शीट्स का ऑप्शन नहीं मिला। जो भी था फाइल में वो अपने आप, मैं बस इसको लोड कर सकती हूँ। तो मैं इसमें लोड कर लूंगी। वो मुझे बता रहा है कि 200 रोज हैं, कॉमा है इनके बीच बीच में, कहीं कहीं पे है ना।
ये सब चीजें जो छोटी मोटी हैं वो मुझे बताएगा और फिर मैं इसको लोड कर सकती हूँ। और जैसे हमारा नॉर्मल डेटा लोड होता है उसी रीति से ये भी हमारे स्क्रीन पे अपने लिए एक टेबल बना लेगा और वो अपना लोडिंग करके यहाँ पे जो भी डेटा है वो सब मुझे दे देगा। देख सकते हैं आप पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब हम ऐसा एक डेटा इंपोर्ट करेंगे जो हमारे को डिफरेंट शीट्स ऑप्शंस देगा। डिफरेंट शीट्स ऑप्शंस मतलब वो हमें बहुत सारे शीट सिलेक्ट करने पड़ेंगे या उनमें से 2-4 शीट्स, ज्यादा शीट्स होंगी उसमें और हमें एक आध शीट सिलेक्ट करनी होगी। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक, सेम फॉर्मूला है, सेम स्टेप्स है, सॉरी सेम फॉर्मूला नहीं। एक्सेल 102 एक्सरसाइजेस में जाएंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इस वाले फाइल में बहुत सारी शीट्स हैं, एक शीट नहीं है। जो हमारा डमी सेट था उसमें एक ही शीट थी, इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी शीट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शीट को क्लिक करके देख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या है शीट में। ठीक है, नल का मतलब खाली, कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे, खाली जगह है वो। और जो जो डेटा भरा हुआ है वो आपको डेटा यहाँ पे भरा हुआ दिखाई देगा। तो मुझे इसमें से कौन सा डेटा चाहिए, सब टोटल, सॉर्ट एंड फिल्टर, सेल्स डेटा। अब मैं देख रही हूँ मेरे काम का क्या डेटा है, तो उसके अनुसार मुझे लगता है मुझे इस चॉकलेट ब्राउनीज वगैरह पे डेटा पे काम करने का मन है, तो मैं इसको अपने उसमें ले सकती हूँ। और कंट्रोल करके हम शायद 2 डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल नहीं, सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करके हम ऐसे करके अपना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें 2-3 शीट्स आती चली जाएंगी। डेटा, ठीक है, तो ये सेल्स डेटा, ऑर्डर इन्फो, तो ये हम 2-3 शीट्स इसमें ला सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें छोटी टेबल या ये सब ले लेते हैं। हाँ, एक छोटी टेबल ले लेते हैं, ये वाली छोटी टेबल ले लेते हैं और हमारा जो सब टोटल का डेटा है वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको लोड कर लेते हैं। तो जब हम लोड करेंगे, हमने 3 फाइल सिलेक्ट करे हुए हैं, तो वो 3 अलग अलग अपना लोड हो जाएंगे हमारे इस वाले शीट में। आप देख सकते हैं जो भी हमने पुरानी शीट्स लोड करी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शीट 1 और शीट 2 जो हमने बीते दिनों में लोड करी थी, तो वो हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, अब जिस भी शीट पे ऐसे देखेंगे हाईलाइट करके तो आपको दिखाई देगा कि उस शीट में क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम प्रीव्यू में देख रहे थे वैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो जो भी मैंने शीट्स इंपोर्ट करी हैं वो आ चुकी हैं इसमें। हम गया नहीं हुई इंपोर्ट, 1 मिनट। Get data from file and from workbook, Excel 102। मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया था तो वो बंद हो गया, इंपोर्ट नहीं हो पाया। हम सिलेक्ट मल्टीपल करेंगे, 14, 15 और कौन सा था हमारा, सब टोटल। हम इसको लोड कर लेंगे, क्वेरी आएगा हमारे सामने साइड में और बस हम उसको देख सकते हैं। हमारी जो शीट्स हैं वो लोड हो रही हैं होपफुली। इसको हम क्या करेंगे, व्यू इन वर्कशीट।
हम एक एक करके ही डेटा इंपोर्ट करते हैं। आप परेशान ना हो अगर ऐसे कभी होता है आपके साथ कि डेटा आप इंपोर्ट करें और ना हो, ये कभी कभी सॉफ्टवेयर के एंड से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब टोटल हम सिलेक्ट करेंगे और लोड कर लेंगे। अब वो इसको एवेल्युएट करके हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा डेटा हो गया था जब हमने पहले सिलेक्ट किया था, तो कोई बात नहीं। ये है हमारा डेटा जिस पे हमें काम करना है। तो हम बाकी का जो भी फॉर्मूलाज हैं वो इसमें यूज करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी चीजें हमें निकालनी है वो हम करेंगे। तो हमने कौन सी चीजें आज देखी थी? हमने पुरानी वर्कबुक कैसे लाएं, तो वो भी हमने इंपोर्ट कर ली है पुरानी वर्कबुक। उसके बाद हम अपने फॉर्मूलाज देखेंगे। तो फॉर्मूलाज हमारे हैं, पहले हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्राइटेरिया सेट करेंगे, क्राइटेरिया हमारा क्या है, जो भी ये नाम है मैंने कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फज ब्राउनी, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, लास्ट आई थिंक वनीला है। हम देख लेंगे उसको एक बार नीचे स्क्रॉल करके, हाँ वनीला है। ठीक, इसे हम बड़ा कर लेंगे। ये हमारे कौन से फॉर्मूला है, काउंट इफ। तो हमारा क्राइटेरिया सेट है और हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दूंगा। ये बिल्कुल सिंपल डेटा हो गया। अब इक्वल टू काउंट इफ, मैं काउंट इफ नहीं भी लिखती हूँ तो काउंट लिखूंगी और ये नीचे आप देख सकते हैं कितने सारे काउंट के फॉर्मूला आ सकते हैं। टैब, टैब के बाद वो मुझसे बोलता है पूरा डेटा सिलेक्ट करो, तो मैं ये पूरा ऐसे बी कॉलम सेलेक्ट करती हूँ। अगर मैं बी कॉलम सेलेक्ट करती हूँ और मैंने नीचे कुछ भी लिखा होगा तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, जो भी ऐड होता जाएगा डेटा सब इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना पूरा ये कॉलम सिलेक्ट करूंगी, कॉमा पे क्लिक करूंगी और फिर वो क्या पूछ रहा है मुझसे, क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमें क्या पता करना है, चॉकलेट चिप कुकी या चॉकलेट चॉकलेट चिप। तो हम क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। कितने चॉकलेट चिप हैं आप यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे काउंट क्या आ रहा है, 7, तो यहाँ पे 7 इसका काउंट है। उसके बाद फज ब्राउनी इक्वल टू काउंट इफ टैब, हमारा वही सेम चीज, कॉमा और क्या है हमारा फज ब्राउनी, ठीक है। सेम तरीके से काउंट इफ टैब, सेम डेटा है हमारा, कॉमा लगाएंगे स्ट्रॉबेरी और एंटर, इक्वल टू काउंट इफ टैब, डेटा हमारा क्या है बी, कॉमा लगाएंगे और क्या है हमारा क्राइटेरिया। तो आपको अब इजीली पता चल जाएगा कि क्या चॉकलेट चिप कितने बिके थे, 7, फज ब्राउनी कितने हैं, 9, स्ट्रॉबेरी कितने हैं, 10, वनीला कितने हैं, 16। तो आपको ये काउंट इफ कैसे पता चल गया, क्राइटेरिया लगा के। अगर आप क्राइटेरिया अलग अलग दिन का लेते हैं और अगर प्रेजेंट और एब्सेंट का आप लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आपने कुछ भी डेटा में चेंजेस किए हैं और अगर आप क्राइटेरिया वहां से चुनते हैं तो आपको गलत मिलेगा आंसर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, राहुल, ये कुछ नाम है, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है, प्रेजेंट, 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 एब्सेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। टैब, हमने अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर, कॉमा, अब हम इसी में से एक सिलेक्ट कर लेंगे ए।
तो कितने एब्सेंट है ये तो हमें पता चल जाएगा कि 2 एब्सेंट है। पर अगर हम इस डेटा को कॉपी करके अगले उसमें ले जाएंगे तो उसमें क्या है, ए की जगह क्या है, पी आ रहा है। P5 में क्या है, P है, क्योंकि वो अगले दिन प्रेजेंट हो गया। पर हमें तो एब्सेंट का रिजल्ट निकालना है ना, एब्सेंट, और ये प्रेजेंट, हाँ, इज इक्वल टू काउंट इफ टैब, ये पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे और हम P सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी हाँ P सिलेक्ट कर लेंगे एंड, सॉरी हमने पूरा डेटा नहीं सिलेक्ट किया था, हम पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दबा के फिर हम P सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एब्सेंट है ये बंदा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जब हम इसको कॉपी करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, गलत मिलेगा, है ना। भले ही लोग प्रेजेंट हैं उतने, पर ये हमें आंसर नहीं बताएगा। अब ये पर्सन जो है, ये हमें प्रेजेंट का पर्सन हमें क्या दिखा रहा है, एब्सेंट में दिखा रहा है कि एक एब्सेंट है, और प्रेजेंट में क्या दिखा रहा है, 3। इसलिए कभी भी हमें अपने डेटा से सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, हमें क्राइटेरिया अलग सेट करना चाहिए ताकि फिर हम उसकी कैलकुलेशन कर सकें। दूसरा हम देखेंगे सम इफ, उसके बाद हम फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे और अंडू रीडू हम अभी ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। सम इफ में जाएंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं हम। क्राइटेरिया में मुझे लगता है कि इसमें जो नंबर है आखिरी वो 1199 है, ठीक है। तो 1199 आखिरी नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, ग्रेटर देन 500 कर दीजिए और लेस देन 500, ठीक है। और 500 से जितने भी ज्यादा नंबर होंगे उसका सम यहाँ पे आएगा, और 500 से कम वालों का यहाँ पे आएगा। अपनी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे ग्रेटर देन भी लिख सकती हूँ ताकि मुझे बाद में कम वो ना लगे, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल्स टू करूंगी, सम लगाऊंगी, इफ लगाऊंगी क्योंकि मुझे कंडीशन देनी है। टैब, उसने मुझसे बोला रेंज सिलेक्ट करो, तो रेंज के लिए मैं अपना पूरा ये डेटा सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। जब मैं डेटा सिलेक्ट कर लूंगी, कॉमा पे क्लिक करूंगी और मुझे क्या निकालना है, 500 से ज्यादा, सॉरी 500 से ज्यादा, और मैं एंटर दबा दूंगी, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर मैं वही सम इफ यूज करूंगी, टैब दबाऊंगी, अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लूंगी और कॉमा दबा के लेस देन वाला, तो आप देख सकते हैं। और जब आप इसका टोटल निकालेंगे इक्वल टू सम करके, तो आपको इसका आंसर वही मिलेगा जो इसका आंसर है। ये हम कर लें इसका कैलकुलेशन, यहाँ पे निकालते हैं, इक्वल टू सम टैब कैलकुलेशन, ये देखिए सेम आंसर है 36046.6, 360.46.6। तो ये जो हमें है, इसको हमें डिवाइड कर दिया, उसने हमें रिजल्ट अलग अलग दिखा दिए, 500 से ज्यादा कितना अमाउंट है, 500 से कम कितना अमाउंट है, ये हमें पता चल गया। मतलब टोटल है, ये अमाउंट कितने हैं ये नहीं बताया उसने, टोटल बताया था कि 500 से कम जितने अमाउंट है उनका टोटल ये है, और 500 से ज्यादा जितने अमाउंट है उनका टोटल ये है। तो हमें पता चल जाएगा कि ज्यादा पैसा जो आया वो 500 से ज्यादा वाले पैसों का है, ठीक है, और कम 500 से कम वाले। ऐसे ही कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं और उनका बाइफोकेशन करके हम चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारा डेटा हम क्लीन कर सकें या यूज कर सकें। अब फाइंड एंड रिप्लेस देख लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको होम रिबन में फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। फाइंड पे क्लिक करेंगे हम, फाइंड व्हाट। अब मुझे मान लीजिए मुझे चॉकलेट चेंज करना है टू ऑरेंज, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी और उसने क्या किया, मुझे सिलेक्ट करके दे दिया जो चॉकलेट वाला ऑप्शन था यहाँ पे। उसके बाद मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी और मुझे उससे क्या रिप्लेस करना है, ऑरेंज से। रिप्लेस पे क्लिक करूंगी, रिप्लेस तो
ऑरेंज, चॉकलेट चॉकलेट लिखा था तो ऑरेंज ऑरेंज लिख गया है। फिर रिप्लेस करूंगी, और अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगी तो ये भी सारा रिप्लेस हो जाएगा। जो भी मैंने पूरी शीट में कहीं पे भी लिखा होगा तो कुछ रिप्लेस हो गया। वी हैव मेड 12 रिप्लेसमेंट, ओके एंड क्लोज। ये देखिए सब ऑरेंज ऑरेंज हो गया है, कुछ भी चॉकलेट नहीं रहा। मैंने जिसको रिप्लेस किया था वो मैंने रिप्लेस कर दिया। यहीं पे अब हम अंडू देख लेते हैं। ये है हमारा अंडू बटन। इसके लिए हमारा शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल या कंट्रोल जेड। आप जिसे क्लिक करके अंडू कर सकते हैं। ये तो हमने एक एक करके रिप्लेस किए थे तो वो अभी अंडू में नहीं हुए हैं, एक और बार अंडू करेंगे तो वो हो जाएंगे। और अगर हम रीडू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई दबाएंगे या यहाँ से ये बटन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल वाई। तो ये शॉर्टकट कीज आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। और नहीं भी होते याद तो आप एक बार ऐसे माउस अपना हाईलाइट करेंगे तो आपको उनके साथ ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कंट्रोल जी या कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, वो है अपने नंबर्स को हम किस तरीके से इनपुट करें अच्छी तरीके से अपने फाइल में। जो हमारा शीट 1 है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने नंबर्स डालने थे। मैंने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब ये जो रिकॉर्ड है मेरे पास कितना है, क्या है, 500, 1000, इन लोगों के मुझे रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट करूंगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कुछ कुछ करने के लिए। पर आपको ये अपना दिमाग लगाना है कि हम ये करें कि नहीं करें। अब आप मुझे खुद बताइए, यहाँ पे ये बार्स लगाने का या कलर सीक्वेंस देने का कोई सेंस नहीं बनता। बट क्योंकि ये एक टूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको सजेस्ट करता है कि तुम इस तरीके से भी काम कर सकते हो, इस तरीके से भी। ये देखिए, आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट्स के ऑप्शन दिखाएगा, वो चार्ट्स बना लो। टोटल्स पे क्लिक करेंगे तो वो टोटल करके दिखाएगा आपको कि कौन से आप फॉर्मूलाज लगा सकते हो उस पे, है ना। टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल बनाने का आइडिया दे सकता है वो आपको। तो इससे आप आसानी से जो भी आपको चीजें करनी है आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आपके में ये सजेशंस आते हैं तो। पर अगर हम इस चीज को यहाँ पे अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं चाहिए इसमें कुछ भी कलर्स, और ये बहुत सिंपल नंबर्स है। तो अब अगर हमें 500 या 1000 लोगों का सीरियल नंबर डालना है तो हम क्या करेंगे, अपना पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे हम लिख लें, पूरा हमने अपना 1 2 3 4 सेलेक्ट किया। उसको मालूम है कंप्यूटर को कि 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ड्रैग। आप देख सकते हैं नंबर चेंज होते हुए 13 14 15। और मैं नीचे लेते आऊंगी तो नंबर आते आते और नीचे चला जाएगा। 200 3 4 5 और 6 जो हमने नंबर डालना था, तो यहाँ तक 700 तक का, और उसके नीचे भी जा सकता है, ये आपको ले जा सकता है। तो आपको ये एक एक करके नहीं डालना पड़ा, 1 1 2 3 4 5 6 11 12, है ना। ये आपने बस एक बार प्लस का सिंबल यूज किया और ये पूरा डेटा नीचे तक आपका आ गया। अब ये चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इन चीजों में ये जो नेम्स हैं इनको आप अगर ऐसे करके करेंगे तो ये क्या होंगे, रिपीट होंगे, ये रिपीट होंगे। तो ये आप वर्ड्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते, ये आप उन्हीं वर्ड्स के ऊपर यूज कर सकते हैं जहाँ पे आंसर सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सब में मेल आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक या नीचे तक पुल डाउन कर देंगे तो ये पूरा ऐसे कॉपी हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था। तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में और दूसरे के लिए भी डेटा डालने में बहुत आसानी हो जाती है इससे, है ना। और जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें डालते हैं और जो भी करते हैं उन सब चीजों को आप और नीटली और अच्छी रीति से इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज हमने वर्ड्स को कैसे काउंट करना है, और वर्ड्स को काउंट करना हमने पिछले क्लास में सीखा था। आज हमने सीखा है कि कैसे हम कंडीशन देके अपने चीजों को काउंट करें। अब जैसे चिप्स वगैरह है, हमने काउंट करने थे तो हमने यहाँ पे काउंट करा। फिर क्राइटेरिया हमें कहाँ लिखना है ये हमें नॉलेज होना चाहिए। इन चीजों को हम ध्यान रखें और इन्हें इस्तेमाल करें अपने उसमें क्लियरली, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर हम काउंट ए नंबर्स पे करें, काउंट ए यूज करेंगे अगर हम इन पे, तो क्या होगा, ये हमें उनका वो बता देगा अलग अलग काउंट। ठीक है, पूरी लिस्ट में से। बट अगर हम काउंट इफ यूज करेंगे तो हम क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी पूरी जो लिस्ट है
उसमें ये कितने हैं, हमें ये एक साथ सिलेक्ट करके नहीं करना है। इक्वल टू काउंट करेंगे, अगर हम काउंट ए टैब दबाएंगे, अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये हमें क्या 7 बता देगा, लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ रहा है जिसका हमें चाहिए। तो वो तो हम इसको ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं 7 और खुद भी लिख सकते हैं। हमारा काम आसान कैसे होता है, अगर हम क्राइटेरिया लगा दे और फॉर्मूला सेट करके यहाँ पे डबल क्लिक कर दे तो वो नीचे तक सारे फॉर्मूलाज में आ जाएगा। तो डेटा सेम रहेगा, बस सेल चेंज होता जाएगा। ठीक है, और इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम और भी न्यू चीजें सीखेंगे और इस डेटा को और अच्छी रीति से कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सीखेंगे। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए और समझते रहिए कि हमारा डेटा कैसे काम करता है और किस रीति से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, या किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, या आने वाले लोग इसको कैसे पढ़ें या समझें या कैसे इसका इस्तेमाल करें, वो सब अच्छा या डिसेंट बनाने के लिए या यूजेबल बनाने के लिए, उसको कार्य प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने के लिए आप उसको फाइल को कैसे अच्छा कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू देख के सीख सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, ताकि आप भी एक दिन ऐसे एक्सपर्ट बन सकें एक्सेल में और अच्छी रीति से दूसरों को भी सिखा सकें। धन्यवाद।